हेलो दोस्तों, आज हम एलटी ग्रेड का जीएस का पेपर सॉल्व करेंगे 2018 का है, जिसमें 30 क्वेश्चन है। और आज आपकी पहली क्लास है एलटी ग्रेड के लिए, ठीक है। इस तरह से पूरी थ्योरी और प्रैक्टिस डेली चलेगा। आप प्रैक्टिस से एड्रेस देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और थ्योरी भी चलेगी, ठीक है। तो ये आज हमारी पहली क्लास है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये पूरी आपको पूरी क्लास मिलेगी। आप पूरी तैयारी आपको यहीं से मिलेगी। पूरी पूरी तैयारी, थ्योरी डेली प्रैक्टिस होगा, डेली थ्योरी होगी, ठीक है। तो इस क्लास के बाद नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो एंशिएंट हिस्ट्री की होगी, और एंशिएंट हिस्ट्री के पहले चैप्टर की, ठीक है। और बहुत डीपली हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिससे कि एलटी ग्रेड का एग्जाम आपके लिए आसान हो जाए। क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सोल्यूशन है, अगर आप कुछ भी ना आता हो तो आप बस एक काम कर लीजिए, आप बस प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ये मान के चलिए, हम लोग जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक डेली प्रैक्टिस सेट होगा, डेली थ्योरी होगी। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें म्लेच्छ कहते हैं, ठीक है। फिर सुनो, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे, मतलब उन लोगों के बारे में कहा गया है, उस उपनिषद के बारे में कहा गया है कि जो लोग, मतलब जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे, उन्हें क्या कहते थे? म्लेच्छ। तो ये किस में कहा गया है? श्वेतांबर उपनिषद में, गोपत ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में, या शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। तो जो लोग संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहते थे। ये बात श्वेतांबर उपनिषद में कहा गया है, गोपद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, या शतपथ ब्राह्मण में। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण इस प्रश्न का सही आंसर है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें क्या कहते हैं? म्लेच्छ। ये बात किसमें कही गई, किसमें उल्लेख की गई है? शतपथ ब्राह्मण में कही गई है। क्लियर? तो शतपथ ब्राह्मण में किस शब्द का वर्ण मिलता है? म्लेच्छ का, ठीक है। ओके, अब और भी जान लो। याज्ञवल्क्य द्वारा रचित ब्राह्मण ग्रंथों में से इसे सर्वाधिक प्रामाणिक माना गया है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सर्वाधिक प्रामाणिक ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ये किसने रचा था? इसके रचयिता कौन थे? याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य। क्लियर? आगे देखो, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के दो रूप थे, मूर्त और अमूर्त। इन्हें यत और त्यथ अर्थात सत्य और असत्य भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मा के दो रूप दिखाए गए हैं, ब्रह्मा के दो रूप दिखाए गए, ठीक है। पहला सत्य, दूसरा असत्य। थोड़ा सा इसको अगर देखते हैं क्या थोड़ा और होना चाहिए था। ठीक है, तो सत्य और असत्य दो रूप दिखाए गए हैं ब्रह्मा के। शतपथ ब्राह्मण में अगर बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण में कितने कांड हैं? तो शतपथ ब्राह्मण में टोटल कितने कांड हैं? तो 14 कांड हैं। कितने कांड हैं? 14, ठीक है। जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है, अध्ययन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में म्लेच्छ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो नीच, पापी, दुष्ट, सदाचार का पालन न करने वाला तथा दूसरे देशों से आया हो। वह व्यक्ति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र से अलग हो उसको क्या कहेंगे? म्लेच्छ कहेंगे। मतलब आप समझ सकते हो, नीच, पापी, ठीक है, या परदेशी व्यक्ति, ठीक है।
ऐसे लोगों को मलेच्छ कहते हैं सप्त ब्राह्मण में। क्लियर? तो सप्त ब्राह्मण में कितने कांड है? तो 14 कांड है। सप्त ब्राह्मण की रचना किसने की थी? याज्ञवल्क्य ने की थी। और ये सबसे ज्यादा प्रमाणिक आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक है? सप्त ब्राह्मण है। और इसमें ब्रह्मा के 2 रूप दिए गए हैं, यत या त्यत, या इनको कह सकते हो सत्य और असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कौटिल्य द्वारा रचित, सेकंड क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ये आपको पता ही है। ठीक है, इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लो। कौटिल्य वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित किससे राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें से तेल शोधनशालाएं नहीं है। तेल शोधन यानी कि तेल का शोधन नहीं किया जाता, अर्थात तेल को प्योर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो तेल शोधनशालाएं यानी कि जैसे कि मान के चलो पृथ्वी से तेल हमको इनप्योर मिलता है, मतलब कि अशुद्ध मिलता है, लेकिन उसके बाद इसको फैक्ट्रियों में लेके जाके इसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो बताइए कि गुजरात में, केरल, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल में कहाँ पर तेल शोधनशालाएं नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोई भी तेल शोधनशालाएं नहीं है। से सभी में तेल शोधनशालाएं हैं, जैसे गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल में है। गुजरात में ही बात की जाए तो गुजरात के जामनगर में तेल शोधनशाला है, जामनगर। ठीक है, केरल में बात की जाए तो केरल में बात की जाए तो कोयली और बड़नार में, सॉरी केरल में कोच्चि में है, कोच्चि। और गुजरात में जामनगर में भी है, कोयली में है, और कहाँ है? और है बाड़ीनार में, बाड़ीनार। क्लियर? पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में हल्दिया में है तेल शोधनशाला। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती? ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, उस नदी की बात करते हैं। हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर, ऑरेंज रिवर या गिलवर्ट रिवर। तो इनमें से कौन सी नदी है जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। ठीक है, हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर और गिलवर्ट रिवर ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। समझ में आ रहा है? ये फ्लिंडर्स रिवर और गिलवर्ट रिवर, ये तीनों ही ऑस्ट्रेलिया रिवर है, लेकिन ऑरेंज रिवर ऑस्ट्रेलिया की रिवर नहीं है। तो ऑरेंज कहाँ की है? ऑरेंज है दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की। क्लियर? तो ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका की नदी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती। बाकी हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर और गिलवर्ट रिवर ये सभी ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। अब सबसे लंबी नदी के बारे में बात की जाए तो ऑरेंज रिवर दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। जो ऑरेंज रिवर है वो साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। क्लियर? आगे देखो यह लेसोथा देश के ड्रैंक्सबर्ग पर्वत श्रेणी से निकलती है और दक्षिण अफ्रीका से होती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ऑरेंज रिवर कहाँ से निकलती है? लेसोथा देश, नाम थोड़ा अटपटा सा होगा, लेसोथा, ये कंट्री का नाम है। लेसोथा देश से निकलती है और किस पर्वत श्रेणी में जाती है? तो वो पर्वत श्रेणी है ड्रैंकसबर्ग, ड्रैकेंसबर्ग। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग जो पर्वत है वहाँ उस तरफ अंदर जाती है और इस पर्वत से होते हुए, पर्वत श्रेणी से होते हुए साउथ अफ्रीका पहुंचती है और साउथ अफ्रीका से होते हुए फिर कहाँ जाती है? फिर अटलांटिक महासागर में जाती है, अटलांटिक ओशन में जाती है। क्लियर? तो ऑरेंज रिवर कहाँ से निकलती है? लेसोथा देश से निकलती है, ड्रैकेंस पर्वत श्रेणी को काटती हुई साउथ अफ्रीका पहुंचती है और अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है, जो कि साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। बाकी हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर और गिलवर्ट रिवर, तीनों ही नदियां ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनसंख्या का ह्रास अवलिखित हुआ है। 2011 की जनगणना संख्या का ह्रास अवलिखित हुआ है केरल, सिक्किम, नागालैंड या मणिपुर। यानी कि एक ऐसा देश, ऐसा राज्य है हमारे भारत में जिसमें से जो जनगणना का ह्रास हुआ है, यानी पहले 2011 से पहले कुछ और थी, 2011 के बाद इसमें कमी देखने को मिली है। तो केरल, सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर, इनमें से सही बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो देखो इसमें ये है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ह्रास हुआ है, यानी कि नागालैंड में संख्या कम दर्ज की गई है। बाकी केरल, सिक्किम और मणिपुर में ठीक ठाक है, यानी कि वृद्धि हुई है। केरल में कितनी वृद्धि हुई है? केरल में वृद्धि हुई है 4.9% की, ठीक है। सिक्किम में हुई है 12.9% की, और मणिपुर में हुई है 24.5% की। लेकिन अगर नागालैंड के बारे में बात किया तो यहाँ पर माइनस हुई है 0.6% माइनस हुई है जनसंख्या। क्लियर? यानी कि नागालैंड में जनसंख्या 2011 के बाद से माइनस हुआ है, जबकि से केरल, सिक्किम और मणिपुर में प्लस हुआ है। क्लियर? देखो आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि केवल नागालैंड ही ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या का ह्रास हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 के माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी हुआ? जनसंख्या नियंत्रण में, जनसंख्या का नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी हुआ है युद्ध, आपदा, जन नियंत्रण या सामाजिक बुराई। एक सर्वाधिक प्रभावी है जनसंख्या के नियंत्रण के लिए युद्ध, आपदा, जन नियंत्रण या सामाजिक बुराई। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा माल्थस के अनुसार? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जन्म नियंत्रण। जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के संबंध में सर थॉमस माल्थस ने महत्वपूर्ण नियम दिए हैं। किसके से नहीं दिए? चलो ठीक है, माल्थस के बारे में थोड़ा जान लो। माल्थस, ठीक है, माल्थस का पूरा नाम था थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस, इन्होंने क्या कहा, क्या कुछ अपनी कुछ परिकल्पनाएं दी, अपनी कुछ नियम दिए हैं जिनके अनुसार समाज या पूरे देश को बहुत ही लाभ पहुंचा है। इन्होंने क्या कहा था? पहली बात है कि ये किससे संबंधित थे? तो माल्थस थे जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति, प्लस खाद्य आपूर्ति या खाद्य से संबंधित या खाद्य की आपूर्ति से संबंधित आपूर्ति, ठीक है, आपूर्ति। क्लियर? तो इनके लिए इन्होंने नियम दिए थे। अब उन नियम को जान लेते हैं। माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि जो जनसंख्या की जो गति है वो कैसी होती है? ज्यामितीय गति होती है। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय तरीके से होती है। ठीक है, ज्यामितीय तरीके से होती है। ठीक, इस प्रकार दोनों। और खाद्य के बारे में बात की जाए तो खाद्य आपूर्ति अंगणित गति से बढ़ती है। खाद्य आपूर्ति ये अंगणित की तरीके से गति करता है। तो जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय तरीके से, अंगणित, और खाद्य की आपूर्ति अंगणित तरीके से आगे बढ़ती है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कई उपाय बताए, किंतु उसमें सबसे प्रभावी था नैतिक नियंत्रण, यानी कि जन नियंत्रण। क्लियर? तो इन्होंने ही जनसंख्या के नियंत्रण के लिए जन नियंत्रण को मुख्य माना है कि जन नियंत्रण को मुख्य कर दिया जाए, जन नियंत्रण पर ध्यान दे दिया जाए तो जनसंख्या का नियंत्रण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिक तंत्र या टुंड्रा प्रदेश। अच्छा, जीवोम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो जीवोम आपको कहीं जीवोम देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं बायोम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जीवोम और बायोम दोनों एक से ही संबंधित है, यानी कि जीव से ही संबंधित है। ठीक है, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र का एक भाग है। किसका भाग है? पारिस्थितिक तंत्र।
इकोसिस्टम का भाग है, इकोसिस्टम सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर वनस्पति एवं जीवों के समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों में सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल समुदाय जैव समुदाय विकसित होता है उसे ही बायोम कहते हैं। ठीक है, बायोम के अंदर निम्नलिखित तंत्र शामिल है, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है? तो देखो, घास का स्थल है, पारिस्थितिक तंत्र है, टुंड्रा प्रदेश के बारे में बात की जाए। ठीक है, लेकिन इसमें जीवोम नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र रेगिस्तान में भी है, घास का स्थल और टुंड्रा प्रदेश। किसी प्रदेश की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों सामंजस्य स्थापित कर जटिल जैव समुदाय विकसित होता है उसे ही बायोम कहते हैं। बायोम के अंतर्गत निम्नलिखित तंत्र शामिल है, जैसे कि सदाबहारी वन बायोम, पर्णपाती वन बायोम, सवाना वन बायोम, घास का स्थल है भूमि बायोम, मरुस्थलीय बायोम, टुंड्रा बायोम। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र कोई बायोम नहीं है। ठीक है, जो इकोसिस्टम है ये कोई बायोम नहीं है। इकोसिस्टम कोई बायोम नहीं है, बल्कि किसी बायोम में एक ही प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, घास का स्थल है, घास के स्थल पर जो कटीली झाड़ियां, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे ही सरवाइव कर सकते हैं जिनकी जड़ें लंबी होंगी और पत्तियां नुकीली होंगी। क्यों? क्योंकि देखो, जड़ें लंबी होंगी तो वो अंदर गहराई से जाके पानी को अवशोषित कर पाएंगी, और पत्तियां नुकीली होंगी तो वो जो पानी का जो वाष्प होता है वो थोड़ा कम रहेगा, तो पानी बचा रहेगा। ठीक है, वहीं ये जो था वो रेगिस्तान का था। घास का स्थल भी रेगिस्तान में भी होता है, घास में भी होता है, तो ये दोनों चीजें इस पर लागू हो जाएंगे। सेम वैसे ही टुंड्रा प्रदेश है, वहां पर जैसे कि मान के चलो वहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, तो वहां पर सिर्फ ऐसी जीव जंतु या ऐसे पेड़ पौधे सर्वाइव कर सकते हैं जो उस सर्दी को बर्दाश्त कर पाए। ठीक है, तो हर एक एरिया का अपना एक अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, तो जो जीवोम है वो क्या नहीं है, वो पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। ठीक है, बल्कि एक पारिस्थितिक तंत्र में एक भाग है। जीवोम एक समुदाय कह सकते हो। ठीक है, जीवोम क्या है? एक समुदाय है, ठीक है, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र नहीं कह सकते हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। क्लियर? ओके, तो ये लखीमपुर खीरी में है, यह उत्तर प्रदेश का मात्र नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR है, यानी TFR कुल प्रजनन दर है, बच्चे प्रति महिला है, यानी कि एक महिला से लगभग कितने बच्चे पैदा होते हैं, ऐसी बात कही, एवरेज में बात कही गई है। ये कौन बात करता है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, यानी कि आंकड़े दिए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एक संस्था है जिसने अपने चतुर्थ चक्र के अनुसार कुछ आंकड़े दिए हैं। ठीक है, उन आंकड़ों के हिसाब से बात की जा रही है। ठीक है, अब सुनो, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में NFHS, NFHS4, क्योंकि चतुर्थ चक्र है तो NFHS4 के चतुर्थ चक्र के अनुसार भारत में TFR, ठीक है, टोटल प्रजनन दर TFR। ठीक है, तो कुल टोटल प्रजनन दर, ठीक है, ये कितनी है? बच्चे प्रति महिला, ठीक है, तो ये बच्चे प्रति महिला कितने थे? 202.2, ठीक है, 2.2 थे, यानी कि एक माँ पर 2 बच्चे, लगभग 2.2 बच्चे थे। एवरेज में बात की जाए टोटल। ठीक है, अब NFH5 पांचवें चक्र के अनुसार ये था चौथा चक्र। अब बात करते हैं NFHS5,
यानी कि जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चक्र 5 के बारे में बात की जाए, जो कि कब आया था, जो कि आया था 2019 और 21। ठीक है, मैं वर्तमान के बारे में बात की, 2021 के बारे में बात की जाए तो उस टाइम पीरियड में जो बच्चे प्रति महिला, चाइल्ड प्रति वुमेन कितने थे, 2.0। ठीक है, यानी बच्चे प्रति महिला 2.03, जिसमें ग्रामीण TFR और शहरी TFR के बारे में बात की जाए। ठीक है, इसमें ग्रामीण विलेज TFR और सिटी TFR के बारे में बात की जाए तो जो विलेज TFR थी वो थी 2.1 और जो सिटी TFR थी वो थी 1.6। और इस प्रश्न में हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कि चौथे चक्र के बारे में बात की जा रही है, तो चौथा चक्र कितना था, 2.2। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी भी जान लो आप कि NFHS 5 के बारे में बात किया जो कि 2019-21 का सर्वेक्षण था। उसमें जो मतलब महिला प्रति व्यक्ति, बच्चा प्रति महिला के बारे में बात की जाए तो 2 थी, 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में मनाया जाता है, यानी कि भारत का महाविभाजन का वर्ष के रूप में मनाया जाता है जनगणना वर्षों में, तो 1911, 1921, 1951 या 1991। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1921। 1921 को भारत में महाविभाजन वर्ष के रूप में मनाया जाता है जनगणना में। ठीक है, बाद में पहली बार आंशिक रूप से जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, पार्शियल जो, ठीक है, जनगणना हुई थी, जनगणना हुई थी कब, 1872 में। ठीक है, 1872 में हुई थी। उस टाइम गवर्नर जनरल के बारे में बात की जाए तो गवर्नर कौन थे, यानी किसका शासनकाल था गवर्नर, तो वो था लॉर्ड मेयो। क्लियर, तो लॉर्ड मेयो को ही जनगणना का जनक भी कहा जाता है। क्लियर, लॉर्ड मेयो थे उस टाइम पीरियड में जब आंशिक रूप से जनगणना शुरू कराई गई थी। लेकिन नियमित और मतलब रेगुलर अगर बात की जाए, ठीक है, रेगुलर ये थे इर्रेगुलर, ये जो 1872 में थी ये थी इर्रेगुलर। ठीक है, अब अगर रेगुलर के बारे में बात की जाए, रेगुलर नियमित रूप से और लगातार, तो रेगुलर के जो जनक थे, यानी कि जो जनगणना हुई थी, या श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो इर्रेगुलर थे लॉर्ड मेयो और रेगुलर थे लॉर्ड रिपन। क्लियर, अब ये जो लॉर्ड रिपन थे इन्होंने कब जो रेगुलर कब करवाई थी, कब कराई थी, 1881। ठीक है, 1881 में रेगुलर होने लगी थी और उस टाइम कौन थे, दादाभाई नौरोजी की नेतृत्व में करवाई गई थी। भारत की जनगणना 1911 से लेकर 1921 तक की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी। 1881 ये हो गया। अब 1800, अब बात करते हैं 1911 और 1921। तो 1911 से लेकर 1921 में बात की जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, तो जनसंख्या जो वृद्धि दर थी वो न्यूनतम थी। वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, न्यूनतम थी, यानी कि सबसे कम जनसंख्या इसी टाइम पीरियड में बढ़ी थी 1911 से लेकर 1921 तक। इसलिए 1911 की जनगणना जब हुई थी, ठीक है, इसीलिए इस न्यूनतम होने की वजह से 1911 की जो जनगणना थी, 1921 की जो जनगणना थी, उसी जनगणना को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। ठीक है, 1921 वाले। तो आप उम्मीद है कि आप चीजें समझ गए होंगे कि जो आंशिक रूप से जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में। और 1872 के बाद जब 1881 में दोबारा जनगणना हुई, ठीक है, तो वो अब उसके वहीं पर तय कर दिया गया कि अभी जनगणना रेगुलर होगी। ठीक है, उस
इनका इसका श्रेय जाता है, यानी रेगुलर करने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को, और आंशिक रूप का जाता है लॉर्ड मेयो को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1911 से लेकर 1921 में जो जनगणना का जो वृद्धि दर मापी गई वो सबसे कम थी, यानी कि जितनी भी मान के चलो 1872, फिर 81, फिर 92, फिर 1902, इसी तरह से जनगणना चली थी, हाँ 11 10 साल में। ठीक है, लेकिन जब 1911 से लेकर 1921 टाइम पीरियड आया, नहीं 10 सालों का जब टाइम पीरियड आया, तो उस टाइम पीरियड में जो जनगणना का वृद्धि दर था वो सबसे कम था। ठीक है, वो वृद्धि दर सबसे कम था, और उसी वृद्धि दर को जो सबसे कम था उसी को महाविभाजन वर्ष कहा गया। क्लियर? उम्मीद है कि ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। SRI विधि संबंधित है। SRI विधि संबंधित है, इसको देख लो। गेहूं से, कपास से, सरसों से या धान से। ठीक है, SRI विधि किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है, कपास से संबंधित है, सरसों से या धान से संबंधित है। तो जो SRI पद्धति है वो धान से संबंधित है। किससे संबंधित है? धान से। ठीक है, तो धान उत्पादन की एक तकनीकी है SRI, जिसके द्वारा पानी के बहुत कम प्रयोग से धान का बहुत अच्छा उत्पादन संभव है। इससे सघन धान प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहा जाता है। SRI की फुल फॉर्म क्या है? लिख लो, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के नाम से इसे जाना जाता है। ये सघन धान प्रणाली है। तो ये किससे संबंधित है? SRI जो प्रणाली, ये धान से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फसल और कीट के बारे में बात की गई है। ठीक है, फसल और कीट। तो इसको देख लो, फसल, कीट। तो मूंगफली, चना, इनमें से कोई एक है जो सुमेलित नहीं है। तो मूंगफली में जो कीट होता है वो फली छेदक, चना में फली छेदक, धान में वंका, और मक्का में तना छेदक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, दिए गए फसल और उनसे संबंधित रोग के संबंध में मूंगफली और उसमें लगने वाला जो फली छेदक है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। कैसे? क्योंकि फली छेदक रोग चना से संबंधित है। फली छेदक रोग किससे संबंधित है? चना से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। चना फली छेदक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चना से संबंधित है, ना कि मूंगफली से। अच्छा, मूंगफली में कौन सा और रोग बोल सकते हो? तो देखो, मूंगफली में रस्ट रोग होता है, रस्ट या गेरुआ रोग, गेरुआ। ठीक है, तो दो रोग आपको सुनने में आए होंगे। रस्ट, आप बोलते ना गेहूं में कौन सा रोग हो गया, तो वो मूंगफली में रस्ट या गेरुआ रोग हो सकता है। ठीक है, और भी कौन सा रोग हो सकता है? टिक्का रोग हो सकता है, टिक्का। और कौन सा रोग हो सकता है? और पड़चित्ते, टिक्का या पड़चित्ते, टिक्का को पड़चित्ते बोलते हैं, पड़चित्ते। ठीक है, ये भी रोग हो सकता है। ठीक है, बल्कि धान में बात की जाए तो धान में बांका रोग होता है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, और आपको पता है चना में फली छेदक रोग होता है। मक्का के बारे में बात की तो मक्का में तना छेदक रोग होता है। ठीक है, तो ये कीट है तना छेदक। क्लियर? तना छेदक धान में बंका और चना में फली छेदक, मूंगफली में रस्ट या गेरुआ रोग या टिक्का या पड़चित्ते। क्लियर? जबकि आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र में के सघनता है। मक्का, आलू और मूंग के फसल चक्र के सघनता है, इसके बारे में बात करते हैं। मक्का, आलू, मूंग। ठीक है, मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता 300% है। कितनी परसेंट है? 300%। देखो, फसल चक्र की सघनता से आशय है एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या। समझ रहे हो? फसल चक्र का क्या मतलब है? 1 ईयर में
कितनी फसलें एक खेत में उगाई जा सकती हैं या उगाई जानी चाहिए जिससे कि पैदावार अच्छी हो, ठीक है, पैदावार पर इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो बात की जा रही है मक्का, आलू, मूंग। ठीक है, अलग अलग समय में मक्का, आलू, मूंग ये तीनों एक ही वर्ष में अलग अलग समय में उगाए जाते हैं। इससे फसल चक्र की सघनता 300% है। किसी फसल चक्र की सघनता ज्ञात करने के लिए उसमें सम्मिलित फसलों की संख्या में 100 का गुणा किया जाता है और एक फसल चक्र समझ में आ जाता है। मक्का, आलू, मूंग के बारे में बात की जाए तो मक्का से 100% पैदावार होती है, आलू से 100% और मूंग से। ठीक है, तीनों को गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, गुणा की जोड़ दो। ठीक है, कितना आएगा, 300%। क्लियर, तो सघनता कितनी रहेगी, 300% की, यानी पैदावार पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल और प्रजाति, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूंगफली, कौशल, सरसों, वरदान, अलसी, चमत्कार या चना, उदय। देखो, मूंगफली की प्रजाति वरदान, सरसों। ठीक है, मूंगफली की प्रजाति कौन सी है? एक मिनट, सही युग्म सुमेलित नहीं है। सही ऐसा कौन सा युग्म जो सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, मूंगफली, कौशल, सरसों, बारदान, चना, उदय चने की प्रजाति है, वरदान सरसों की प्रजाति है, कौशल मूंगफली की प्रजाति है। ठीक है, कौशल किसकी प्रजाति है? मूंगफली का, वरदान सरसों के और उदय चना के। लेकिन चमत्कार अलसी की प्रजाति नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नहीं पूछा गया है तो चमत्कार अलसी की प्रजाति नहीं है। अलसी की प्रजाति के बारे में बात कीजिए तो अलसी की प्रजातियां हैं कौन कौन सी, देख लो। अलसी की प्रजातियां, तो अलसी की प्रजातियों के बारे में बात की जाए तो हो जाएगा उपास्था, अभिनव, अभिषेक, एबन, अभिषेक एबन पूरा नाम है, और AFDR और है अग्निरेखा। आपको ये सब याद कर लेने हैं। ठीक है, तो ये किसके प्रजाति हैं? तो ये देखो, अलसी की प्रजातियों में उपास्था, अभिनव, अभिषेक एबन, AFDR और अग्निरेखा, ये सभी अलसी की प्रजातियां हैं। और कौशल मूंगफली की प्रजाति है, वरदान सरसों की और उदय चना की। क्लियर, उम्मीद है कि आपको ये चीजें में क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान किया जा सकता है? यानी कि प्रतिजैविक होते हैं उनके द्वारा किस रोग का निदान किया जाता है? देखो, क्षय रोग का, टिटनेस का, खसरा का, हैजा का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, क्षय रोग, टिटनेस, खसरा और हैजा में जो प्रतिजैविक के द्वारा निदान किया जा सकता है वो है खसरा। तो क्षय रोग, टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, कुष्ठ रोग आदि सभी विषाणु से होते हैं। ठीक है, ये सभी किससे होते हैं? विषाणु से। ठीक है, सभी बैक्टीरिया हैं, सभी सॉरी ये सभी जीवाणु से होते हैं, जीवाणु। ठीक है, जिसका निदान प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के द्वारा किया जा सकता है। जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है एंटीबायोटिक के द्वारा, एंटीबायोटिक। क्लियर, जबकि खसरा एक क्या है? खसरा एक विषाणु है।
विषाणु है और इसका निदान प्रतिजैविक द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें इसका निदान इसकी कोई एंटीबायोटिक नहीं होती है, नो एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, रेडियो, कार्ल बेंच, बैरोमीटर, ई टेरिसोली, डायनामो, माइकल फैराडे। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का आविष्कारक पता किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। डायनामो को माइकल फैराडे को कहा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर के बारे में बात की जाए तो बैरोमीटर के जो फादर कहा जाता है ई टेरिसेली। लेकिन रेडियो कार्ल बेंच के बारे में बात की जाए तो रेडियो के कार्ल बेंच ना हो के कौन है? रेडियो कौन है? RADIO। रेडियो के हैं मार्कोनी। कौन है? मार्कोनी। तो इसके जो जनक है वो मार्कोनी है। कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज, रेडियो के बैरोमीटर की टेरिसोली और डायनामो के माइकल फैराडे, जबकि रेडियो के हैं मार्कोनी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करता है, स्थिर रहता है, भू-स्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। अब संचार उपग्रह के बारे में बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा भू-स्थिर रहते हैं। संचार उपग्रह सदैव भू-स्थिर कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। दूर संचार के उद्देश्य से संचार उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात एक कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, ये बनाए जाते हैं, ना कि बने बनाए होते हैं, जैसे पृथ्वी की तरह नहीं होते हैं, चंद्रमा की तरह नहीं होते हैं, जिसकी चाल पृथ्वी के परिभ्रमण चाल के बराबर होता है, अर्थात 24 घंटे में एक चक्कर अपनी दूरी पर पूरा करता है। वैसा ही संचार ग्रह भी। ठीक है, और इनकी चाल एज अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो चाल होती है वही इनकी भी चाल होती है। यह सदैव पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहते हैं, ये कारण है इसे भू-स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, भू-स्थिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी के सापेक्ष रहते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष गति करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मेनियम। प्राय सभी धातुएं चालक, तांबा, चांदी, लोहा, ये सभी क्या है? ये सभी धातुएं उन्हें गर्म करने पर उनकी चालकता घट जाती है। ठीक है, इनको गर्म करने पर या गर्म करेंगे तो चालकता घटेगी, चालकता कम होगी। जिनमें परंतु कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इसका गुण विपरीत होता है, अर्थात गर्म करने पर चालकता बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं अर्धचालक। और जर्मनियम क्या है? वो अर्धचालक है। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि चालकता को बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ाते हैं, अर्थात गर्मी बढ़ती है। चालकता को गर्म मतलब दोनों एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। धातुओं को गर्म करेंगे तो चालकता बढ़ेगी, धातुओं को ठंडा करेंगे तो चालकता घटेगी। तो ऐसे कौन कौन से? जर्मेनियम है और सिलिकॉन और कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर थोड़ा आपको अजीब सा दिख रहा होगा ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है 2√3। ठीक है, तो 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले षट्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो भुजा वाले षट्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ इस तरह से ये आप बनाओगे। अच्छा, षट्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 6 रूट गुणा, सुनो पहले षट्भुज बनाओ, देखो षट्भुज। ठीक है, अर्थात जिसकी 6 भुजाएं हो, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो ये षटभुज हो गया। यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो ये षटभुज है, यानी कि इसमें भुजाएं कितनी हैं? 6 भुजाएं हैं इनटू इसका क्षेत्रफल कितना है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, षटभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एरिया ऑफ षटभुज, एरिया, ठीक है, क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी भुजाएं हैं? टोटल तो है 6, और √3/4 भुजा हमको कितनी पता है? ठीक है, कितनी पता है? 2.2√3। इसको काट लेते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 से ये काटते हैं, 2 3 6। ठीक है, √3 टोटल कितना हो गया? 3 3 का 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, फिर से देखो, कहीं कोई मिस्टेक हुई है क्या? हाँ, यहाँ पर तो ये स्क्वायर था ना, ये मिस्टेक हुई है, तो इसको हम फिर से बनाते हैं। देखो, फिर से अब देख लो इसको, षटभुज का क्षेत्रफल, एरिया है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, और √3/4 भुजा स्क्वायर सिर्फ इतने का है। इतने का, सिर्फ इतने का। ठीक है, क्लियर? अब देखो, ऐसे ही कितने हैं? 6 हैं, इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर के बारे में बात किया तो 2√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 इंटू √3/4 इंटू 2√3 इंटू 2√3, काट दो, 2 से 2 कट गया, ये हट गया। ठीक है, इन दोनों को मिला के 3 बनेंगे, तो 6 इंटू 3 इंटू √3, तो 36 में 36 18, तो 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि तो ये भी कुछ इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अब इस तरह देख लो, 2x प्लस 2/x बराबर 3। ठीक है, अगर ये हो तो इफ, ठीक है, तो मैं निकालना क्या है? पता क्या करना है? x³ प्लस 1/x³ प्लस 2, ये हमको पता करना है, और हमको दिया गया है ये, हमको ये दिया गया, पता हमको ये करना है। अब इसको बताओ कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको करने के लिए देखो, इसको पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 2/x बराबर 3, इसको और सॉल्व कर लो, तो हम 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1/x, और 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, चलो अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको q का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? देखो, x प्लस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, कितना होता है? x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 और इंटू x इंटू 1/x, ठीक है, इंटू x प्लस 1/x। ये थोड़ा अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस टोटल की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 तो 27/8, क्योंकि इस तरफ भी तो होगा, जब हमने इस तरफ करेंगे तो इस तरफ भी तो करेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या कट गया, ये कट गया। अब हमारे पास ये भी है
और हमारे पास ये है और वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर देखो कहीं कुछ दिया गया आपको। देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 × 3/2 बराबर 27/8। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व कर लो तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 × 9/2 बराबर 27/8। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर, अब इसको थोड़ा सा इस तरफ, ये प्लस है यहाँ पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 27/8 माइनस 9/2। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 8। अब देखो तो 27 माइनस 2 चौकू 8 और 4 निम 36, 2 चौकू 8 4 4 4 2 4 4 निम 9 चौकू 36 36। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 36। देखो यहाँ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 6 7 8 9 9/8 वो भी माइनस के। ठीक है, अरे देखते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर आ रहा है -9/8। ठीक है, और हमको यहाँ पर +2 चाहिए, लेकिन ये जो हमारा आंसर में है वो माइनस में है या प्लस में? वो प्लस में है और हमारे पास आया है वो भी प्लस में है। ठीक है, इसका जो लोड करके जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कहीं दिख रही है कि आंसर में तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, दोनों ही तरफ प्लस है। सही है, हमको चाहिए प्लस, तो हम इस दोनों तरफ 2 प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा बिल्कुल मिल गया, जो हमको चाहिए था वो हमको मिल चुका है। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं -9/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो -9 और 8 दूनी 16/8 तो आएगा 7/8। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है। यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, कुछ इस तरह लिखा हुआ है का एक मूल अगर 2 है तो इसका क्या होगा। थोड़ा सा हम बिगाड़ देते हैं। तो ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, देख लो, 2x² प्लस
px प्लस 4 बराबर है 0। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है 2x² प्लस px प्लस 4 बराबर 0। इसमें एक मूल के बारे में बात की जा रही है कि एक मूल है 2, ठीक है, यानी कि अल्फा बराबर है 2, बीटा बराबर नहीं पता है, तो दूसरा मूल पूछा गया, बीटा पूछा गया है, ठीक है। अब सुनो, जब ऐसी सिचुएशन हो तब क्या करोगे। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि मूलों का गुणनफल बराबर मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद यानी कि c अपॉन x² का गुणक, x² का गुणक। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। तो हमको अल्फा पता है, अल्फा कितना है 2, निकालना हमको बीटा है, c हमको पता है c कितना है 4 जो कि अचर राशि है, ठीक है। x² का गुणक कितना है यानी कि x² का गुणक कितना है 2, ठीक है। देखो 2 से 2 गया, 2 दूनी 4, 2 से ये 2 कट गया, तो बीटा कितना आया, बीटा आया 1। अब बीटा 1 कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो दूसरा मूल क्या होगा सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये आसान था, आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखो कि मई 2008 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहर संपन्न हुआ, ठीक है। विजय प्रहर के बारे में बात की जा रही है कि 2018 में मई में एक सैन्य अभ्यास था जिसका नाम था विजय प्रहर। वो कहाँ पर संपन्न हुआ था, महाराष्ट्र में, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान में विजय प्रहर नामक सैन्य अभ्यास मई 2018 में संपन्न हुआ था, ठीक है। राजस्थान में किस जगह पर, सूरतगढ़ में, क्लियर। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर रेंज के बारे में कौन है, तो महाजन रेंज है, यहाँ पर युद्ध अभ्यास हुआ था और इन पर परमाणु हमले से निपटने का एक अभ्यास था। ये जो अभ्यास था, ठीक है, ये अभ्यास किस तरह का था, परमाणु हमले से निपटने के लिए, परमाणु अटैक से निपटने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखो, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता। तो राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे 2018 में, उसमें बैडमिंटन में महिला एकल खिताब किसने जीता था, साइना नेहवाल ने, पीवी सिंधु, के गिलमोर ने या मिसर ली ने। तो राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में एकल खिताब जीता था 2018 में, जो कि राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तब टाइम पर, ठीक है। यह खिताब उन्होंने किसको हरा के जीता था, तो साइना नेहवाल और किसके बीच कंपेरिजन से हुआ था, पीवी सिंधु के बीच, पीवी सिंधु, तो इन दोनों के बीच हुआ था और ये दोनों ही अपने ही देश की थी, ठीक है, जिसमें से नेहवाल जीत गई थी, साइना नेहवाल जीत गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो विश्व प्रेस सूचकांक 2018 में भारत का स्थान रहा है 138, ठीक है, 138 रहा है स्थान भारत का। 2024 में बात की जाए तो 2024 में, ये तो 2018 का आंकड़ा था, अगर 2024 में बात की जाए तो विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान है 159, ठीक है। और अब 2025 चल रही है तो आंकड़ा बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर फर्स्ट पोजीशन में बात की जाए तो अब पहले 2018 के बारे में तो बात छोड़ ही दो, अगर 2024 के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा था नॉर्वे, ठीक है। फर्स्ट में पोजीशन पे कौन रहा था, नॉर्वे रहा था। सेकंड पे कौन रहा था, सेकंड पे रहा था डेनमार्क, क्लियर। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग बने रहिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और अब एक क्लास आपको थ्योरी लाई जाएगी और डेली अगर आपने सपोर्ट किया तो ये डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस सेट भी होगा, डेली प्रैक्टिस की जाएगी।